हे सॉन्ग ये सारी बात सुन के काफी ज्यादा हक्का बक्का हो जाता है। उसको समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी उसी दिन मर चुका था। तो अभी वो क्या है? क्या वो घोस्ट है? अगर वो घोस्ट है तो वो सारे लोगों को कैसे दिखाई दे रहा है? वो अपने आंसू अब और नहीं रोक पाता, उसके आंसू झलक जाते हैं और वो बोलता है 나 죽은 거구나. 나 죽은 거야. कि तभी हैबोंग आके उसको हिम्मत देता है। तभी वो हैबोंग से पूछता है कि क्या उसको पता है उसके भाई बहन और ग्रैंड माँ का क्या हुआ। हैबोंग उन्हें बताता है कि उसकी ग्रैंड माँ 3 साल पहले ही गुजर चुकी है और उसके भाई बहन का उसको कुछ भी अता पता नहीं है, केवल हेचॉल के बारे में उसे पता है, जो कि हे सॉन्ग का छोटा भाई हुआ करता था। हे सॉन्ग इस सारे दुख में चिल्ला कर रोने लगता है और उसके चिल्लाने की आवाज इतनी तेज होती है कि उसके आसपास के सारे बल्ब फूट जाते हैं। आखिर ये कैसी पावर आ गई है हे सॉन्ग के पास? तभी हे बंग उसको वहां लेकर जाता है जहां पे उसको पता है कि हे चॉल काम करता है। रास्ते में उन्हें उनकी ये क्लासमेट मिलती है। वो क्लासमेट हे सॉन्ग को उसी की ड्रेस में देखकर बहुत शॉक्ड हो जाती है, इतना ज्यादा कि वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। हे बॉन्ग उसको ले जाकर कपड़े चेंज करवाता है और बोलता है कि जब तक का तू हमारे स्कूल ड्रेस में रहेगा और तू बिल्कुल पहले की तरह हे सॉन्ग जैसा लग रहा है, लोग तुझे देखकर डरते रहेंगे, क्योंकि हम इतने ज्यादा एज के हो गए हैं और तू बिल्कुल पहले की तरह ही दिखता है। कपड़े चेंज करने के बाद वो उस जगह पे जाता है जहाँ पे हेचॉल काम करता है। तभी वो दूर से देखता है कि कुछ गैंगस्टर्स के साथ एक जवान लड़का भी है। ये जवान लड़के को वो लोग हेचॉल बुला रहे होते हैं। हे सॉन्ग को तो यकीन ही नहीं होता कि ये हेचॉल है, क्योंकि वो बचपन में बहुत होशियार हुआ करता था और वो गैंगस्टर जैसे काम बिल्कुल नहीं कर सकता। पर आज वो एक वेटर तक को पीट रहा था। हे सॉन्ग को कुछ समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है। वो उन लोगों का पीछा करता है और पहुंचता है एक रूम के बाहर। अंदर से वो जो भी बात कर रहे होते हैं हे सॉन्ग सुन रहा होता है। दोनों गैंगस्टर्स हेचॉल को फोर्स कर रहे होते हैं कि वो एक लड़की के पास जाकर उससे पैसे ऐंठे, और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि जुंगवॉन होती है। हेचॉल जुंगवॉन के पास नहीं जाना चाहता क्योंकि वो बचपन से ही दोस्त रहे हैं। वो उन्हें मना करता है, पर दोनों के दोनों मिलके उसे पीटने लग जाते हैं। इतने में ही हे सॉन्ग अंदर आ जाता है और मौका देखते ही हेचॉल वहां से भाग जाता है। हे सॉन्ग उन दोनों गैंगस्टर्स को काफी ज्यादा पीटता है। उसके छोटे से हाथ इतने ज्यादा पावरफुल आखिर कैसे हो सकते हैं? तभी वो उनसे पूछता है कि उन लोगों ने उसके भाई हेचॉल को कहाँ भेज रखा है। वो गैंगस्टर हे सॉन्ग को वो एड्रेस देते हैं और वो एड्रेस दरअसल होता है जुंगवॉन का। यही हम जुंगवॉन की लाइफ देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा मैसी है। वो एक रेस्टोरेंट में असिस्टेंट का काम करती है, पर उसका अपने काम पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। वो सारी चीजें खराब करती रहती है। साथ ही उसने लोन शार्क से काफी ज्यादा लोन लिए हैं और वो लोग बहुत भयंकर तरीके से जुनवॉन के पीछे पड़े हैं, क्योंकि उसने 3 महीने से उनको उसके पैसे वापस नहीं किए हैं। साथ ही उसने तो अपने घर का रेंट भी नहीं भरा है। मकान मालकिन आके बार बार उसे परेशान करती है रेंट देने के लिए। और इसके ऊपर उसी के रेस्टोरेंट का एक शेफ चा मिन जून उसको बहुत पसंद करता है, इतना पसंद कि वो अपना लंदन ट्रिप छोड़ के उसके लिए वापस उस रेस्टोरेंट में आया है। पर जुंगवॉन को कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा और वो बस यही सोचती है कि उसका सीनियर उसे बस नीचा दिखाने के लिए ही ये सारी बातें कर रहा है। एक दिन जब वो उठती है उसे कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा होता है, पर फिर पता चलता है कि दरअसल उसके मुंह के सामने तो एक कागज चिपका हुआ है। जब वो उसे खींच के निकाल रही होती है तो उसके सर पे च्युइंगम चिपक गया होता है। वो अपने बाल काटने ही वाली होती है कि बाहर से उसकी मकान मालकिन बहुत जोर जोर से चिल्ला रही होती है, रेंट मांग रही होती है, और उसके हाथ से उसकी कैंची फिसलती है और बहुत ही बुरे बाल कट जाते हैं। वो खुद से ही सोचती है कि वैसे ही मैं इतनी अनलकी हूँ, सारी चीजें मेरी लाइफ में इतनी खराब चल रही है और ऊपर से मेरे बाल भी इतने बुरे कट गए। उसे वैसे ही कटे बालों के साथ रेस्टोरेंट जाना पड़ता है और वहां पे उसका सीनियर शेफ चा मिन जुन उसे फिर से अप्रोच करता है। वो उसे साफ साफ इनकार करके बोलती है कि आप मुझे नीचा दिखाने की कोशिश मत करो। मुझे पता है कि आप मुझे प्रपोज करके मेरे साथ सिर्फ फ्लर्ट करना चाहते हो और फिर मुझे छोड़ दोगे। मैं ऐसी टाइप की लड़की नहीं हूँ और मैं आपको बिल्कुल भी डेट नहीं करना चाहती हूँ, तो अच्छा होगा कि आप मुझसे दूर रहें। पर उसका ये सीनियर शेफ मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वो बार बार उसे हर जगह जाकर प्रपोज कर रहा होता है। इस बार तो वो डायरेक्टली उससे बोल देता है कि मैं तुम्हें सिंपली डेट करना चाहता हूँ और मैं बिल्कुल भी तुम्हारे साथ फ्लर्ट करने के लिए या यूज करने के लिए ये सारी चीजें नहीं कर रहा। पर फिर भी वो उसको मना कर देती है।
वो तो उसे ये तक का बोलती है कि आपको पता है मैं बहुत ही ज़्यादा बुरी लड़की हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ड्रिंक करती हूँ और मैं स्मोक भी करती हूँ। चा मिन जुन तो इसको बहुत ही पॉजिटिव वे में लेकर बोलता है मुझे अच्छी लगती हैं वो लड़कियाँ जो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करती हैं, आई मीन मैं उनके साथ कॉम्पिटिशन कर सकता हूँ। जुनवू फिर से बहाना बनाकर बोलते हैं कि मैं इलिटरेट हूँ, मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया, मैं ना बिल्कुल गंवार सी हूँ। चा मिन जुन बोलता है कि मुझे ज़्यादा नॉलेज वाली लड़कियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे बस ऐसी ही लड़कियाँ पसंद हैं। जुन वॉन फिर से हार मार के बोलती है कि मैं बहुत ही बुरी फैमिली से आई हूँ, मैं बहुत ही गरीब फैमिली से आई हूँ और मैं बिल्कुल कोई भी काम नहीं कर सकती हूँ, साथ ही मेरा बैकग्राउंड बहुत ही ख़राब है, आपका और मेरा लेवल बिल्कुल भी मैच नहीं करता। चा मिन जुन फिर से बोलता है कि अगर कोई अमीर लड़की होती तो उसमें बहुत ज़्यादा एटीट्यूड होता और वो ज़्यादा पैसे खर्च करती, तो अच्छा है कि तुम एक गरीब बैकग्राउंड से हो। लगता है कि चा मिन जुन बिल्कुल भी हार नहीं मानने वाला है ईजिली। हे सॉन्ग भी उस एड्रेस के सहारे पहुंच जाता है जुनवू के घर पे और बाहर पे ही खड़ा होता है कि इतने पे वहां पे वो लोन शार्क्स बहुत सारे गुंडे लेकर आ जाते हैं, क्योंकि जुनवू ने तो उन्हें बहुत बुरी तरह पीटा होता है। वो सारे गुंडे लोग हे सॉन्ग को बहुत गंदी तरह से मारते हैं और इतना मारते हैं कि वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। तभी सामने से जुंगवॉन घर आती है और वो देखती है गौर से उस लड़के को। वो कहती है ये तो हे सॉन्ग है, पर ये यहाँ कैसे। वो डर के आगे जा रही होती है, पर उसे समझ आता है कि ये बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड है, तो वो उसे कैसे ना कैसे सहारा देकर अपने रूम पर लेकर जाती है। जब वो उसका फेस देखती है दोबारा से लाइट पे वो हक्की बक्की रह जाती है। वो कहती है कि ये लड़का तो बिल्कुल हे सॉन्ग जैसा लग रहा है, पर हे सॉन्ग वापस कैसे आ सकता है, हमने तो उसकी डेड बॉडी तक का देखी थी और वो तो मर चुका है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तभी उसके घाव बहुत ज़्यादा होता है और वो उनके घाव पे मलहम लगाने लग जाती है। तभी जुंगवू को सुनाई देता है कि ये लड़का तो उसका नाम बोल रहा है, जुंगवू, और वो फिर से बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वो दूसरे दिन अपनी दोस्त को बताती है और कहती है ना ही मैं काम पर जा सकती हूँ क्योंकि मेरा बॉस मेरे पीछे पड़ा है, और ना ही मैं घर जा सकती हूँ, और वो कुछ रीज़न है जो मैं तुझे बता नहीं सकती। इतने में उसकी दोस्त को हेबोंग का कॉल आता है और हेबोंग बोलता है कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है हे सॉन्ग के बारे में और तुम साथ में जुंगवू को भी लेकर आना क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। वो जुंगवॉन को उसके साथ लेकर जाती है और सारे लोग देख के बहुत चौंक जाते हैं क्योंकि जुंगवॉन कॉलेज के बाद से ही गायब सी हो गई थी, यहाँ तक कि वो तो उन्हें स्कूल में भी नहीं मिली थी। तभी हेबोंग बताने लग जाता है उन लोगों को हे सॉन्ग के एग्जिस्टेंस के बारे में। वो बोलता है मैंने सच में हे सॉन्ग को देखा, वो भूत नहीं था और ना ही वो पूरी तरह से मुझे इंसान लग रहा था, पर पता नहीं वो वापस कैसे आ गया। वो बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसे वो स्कूल में दिखा करता था। सबूत के तौर पे वो उन्हें हे सॉन्ग की स्कूल ड्रेस दिखाते हैं और वो हे सॉन्ग की स्कूल ड्रेस दिखाते हुए बोलता है कि अगर मैं झूठ बोलता तो मेरे पास उसकी ये ड्रेस कैसे होती, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। सारे लोग बहुत हक्के बक्के होते हैं और एक तरह से हेबोंग पे बिल्कुल यकीन नहीं कर पा रहे होते हैं, पर जुंगवॉन को याद आता है कि उसके घर में ही हे सॉन्ग जैसा लड़का है। मानो उसको सच लगने लगता है कि हे सॉन्ग सच में वापस आ चुका है। वो उन लोगों को उस टाइम पे कुछ भी नहीं बताती। वो जब भागकर घर पहुंचती है तब तक का हे सॉन्ग को भी होश आ गया होता है। वो उसे देखकर कहती है हे सॉन्ग क्या ये तुम ही हो, क्या तुम वापस आ चुके हो। हे सॉन्ग भी उसे देखकर काफी खुश होता है कि बचपन की जुंगवॉन इतनी बड़ी और सुंदर हो चुकी है। वो उसे कॉम्प्लीमेंट करते हुए बोलता है कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो और तुम बहुत ज्यादा प्यारी हो गई हो, तुम बिल्कुल मुझे अभी भी बचपन की ही जुंगवॉन की तरह ही लग रही हो। वो जुंगवॉन को टच करने आके बढ़ता है, पर जुंगवॉन बहुत डरी सहमी सी होती है कि हे सॉन्ग उसकी नजरों के सामने आखिर कैसे है। तभी वो उसको मजाक से बोलने लग जाता है कि जिस रात में मरा था उस दिन तुमने मुझे वॉलेट लेने भेजा था, है ना। तुमने झूठ बोला था ना, क्योंकि तुम सारे लोग मेरे लिए बर्थडे सरप्राइज प्लान कर रहे थे। तुमने मुझे चालाकी से वहां भेजा था, है ना। तुमने मुझ पे प्रैंक किया था। ये सुन के हंसने की बजाय जुंगवॉन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उससे ये कह के वहां से चली जाती है कि तुम यहाँ पे मुझे वो पुरानी बात याद दिलाने आए हो, है ना। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे गिड़गिड़ा कर सॉरी बोलूं तो मैं ये नहीं करने वाली। तो मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ और कभी मेरे घर पे मत आना। तुम यहाँ पे से बाहर चले जाओ। जैसे ही वो बाहर निकल रहा होता है इतने पे हे चॉल भी वहां आता है जुंगवॉन से बात करने, पर जब वो हे सॉल को देखता है वो उसे भूत समझ के उससे दूर भागने लग जाता है। वो उसे बार बार हाथ जोड़ के माफी मांग रहा होता है, सॉरी बोल रहा होता है कि वो उससे दूर चले जाए और आज के बाद वो कभी भी गलत काम नहीं करेगा। पर हे सॉन्ग उसे बार बार यकीन दिला रहा होता है कि वो भूत नहीं है, जबकि वो अभी भी जिंदा है। वो उसे पूछने लग जाता है कि तू तो पढ़ाई में बहुत होशियार था, फिर तू गैंगस्टर कैसे बन गया। वो बोलता है मुझे तेरे से ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी।
हेचोल तभी उसको कहता है कि आखिर एक मर्डरर का भाई क्या ही बन सकता था, क्या सोसाइटी उसे कोई अच्छा ऑफिसर बनने देती। मुझे हार मान के गैंगस्टर बनना पड़ा और वो डर के मारे वहां से भाग ही जाता है। हे सॉन्ग यहाँ पे फिर से बहुत कंफ्यूजन में होता है कि मर्डरर और मैं, वो कैसे। इधर जुंग वॉन अपने ही पुराने ख्यालों में खो के रोने लग जाती है। तभी हम फ्लैशबैक पर जाते हैं कि जिस दिन हे सॉन्ग का अंतिम संस्कार होना था, उसका पूरा का पूरा परिवार, उसके भाई बहन और उसकी दादी माँ कितनी बुरी तरह से रो रहे थे, कितना दिल टूटा हुआ था उनका। और वहीं जुंग वॉन उसकी कब्र पे उसकी वो फ्रेशेस्ट डे के दिन की हंसते हुई फोटो लगाना चाहती थी। जुंग वॉन उसी दिन से खुद को ब्लेम करती थी कि उसी की वजह से हे सॉन्ग की मौत हुई थी, क्योंकि उसी ने ही तो उसका पर्स लेने उसको स्कूल में भेजा था। वो रोते हुए उसकी दादी माँ से पूछती है, क्या हम मरे हुए इंसान पे एक हंसती हुई फोटो नहीं लगा सकते। और मानो यहीं पे उनके आंसू और ज्यादा फूट पड़ते हैं। सारे के सारे लोग किस तरह हे सॉन्ग के मरने पर रोए थे। सिचुएशंस और बुरी हो जाती है जब उसकी ग्रैंड माँ और जुंग वॉन घर जाकर देखते हैं और कुछ बच्चे उनके घर पे पत्थर मार के बोल रहे होते हैं कि ये तो मर्डरर का घर है। और अंदर बेचारे उसके भाई बहन बहुत डरे समय से रो रहे होते हैं। वहीं जुंग वॉन उसकी फोटो को देखकर बार बार चिल्लाकर बोल रही है कि तुम जिंदा होकर वापस आओ और सबको बताओ कि तुम मर्डरर नहीं हो, कि तुमने गैंगचॉल का मर्डर नहीं किया है और तुम बिल्कुल निर्दोष हो, वापस आकर बताओ। और यहीं पे हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। जुंग वॉन बस अपनी ही यादों के सहारे रो रही है और तभी शायद हे सॉन्ग के वो मजाक करने पर उसकी आंखों से आंसू झलक आए थे। हे सॉन्ग दोबारा से जाकर मिलता है हे बोंग से और पूछने लगता है कि हे चॉल मुझे मिला था, वो मुझे मर्डरर बोल रहा था, आखिर क्या हुआ है, क्या मैं एक मर्डरर हूँ, क्या मैंने मर्डर किया है। तभी हे बोंग बताता है कि सारे लोग सोचते हैं तूने गैंगचॉल का मर्डर किया है, क्योंकि जिस दिन तेरी मौत हुई थी उसी दिन स्कूल में उसकी हमें डेड बॉडी मिली थी। सबको ये लगता है कि तूने उसे मारा है। हे सॉन्ग बोलता है पर ये बिल्कुल झूठ है, मैंने उसे नहीं मारा, आखिर मैं ऐसा क्यों करूंगा, मैं तो जबकि उसकी मदद करने जा रहा था और इसी वजह से मेरा एक्सीडेंट होकर मेरी भी मौत हो गई थी उसी दिन। हेबंग बोलता है हाँ मुझे यकीन था कि तूने उसका मर्डर नहीं किया है, पर सारे लोग यही समझते हैं। तेरी मौत के बाद सब लोगों ने बहुत ज्यादा बुली किया है तेरी फैमिली को, ये कह के कि उनके परिवार वाले मर्डरर हैं। इसी शौक की वजह से तेरी दादी माँ आईसीयू में भर्ती हो गई थी और साथ ही उनकी हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब थी। तेरे छोटे भाई बहन उनके लिए पैसे नहीं भर पा रहे थे, इसलिए जुंग वॉन ने लोन लेके तेरी दादी माँ का इलाज करवाया और इसीलिए तेरी दादी माँ इतने टाइम तक का जिंदा भी रही थी। वो तो बस सिर्फ 3 साल पहले ही मर गई हैं। तेरी मौत के बाद जुंग वॉन ने भी स्कूल आना बिल्कुल बंद कर दिया था। साथ ही वो हमें भी काफी ज्यादा इग्नोर करती थी, क्योंकि वो खुद को जिम्मेदार ठहराती है तेरी मौत का। और उसके बाद तेरी भाई बहन भी स्कूल कम आने लगे थे। हे सॉन्ग को यहाँ पे से पता चल जाता है कि आखिर क्यों जुंग वॉन इस तरह की जिंदगी जी रही है और कि लोन शार्क्स उसके पीछे क्यों पड़े हैं। उसको बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है। वो उसके लिए आइसक्रीम लेके घर जा रहा होता है कि उसको दिखता है वो एक लड़के के साथ बात कर रही है, जो कि चा मिन यॉन ही होता है। वो बस उसे कैजुअली बात कर रहा होता है काम की। हे सॉन्ग को लगता है कि उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। वो फिर भी हिम्मत करके उसके रूम पर जाता है और जुंग वॉन को दिल से माफी मांगता है। वो बोलता है कि उसने उसके बारे में बहुत गलत समझा। वो ये सोचता था कि आखिर जुंग वॉन इस तरह से क्यों जी रही है, इतनी बुरी तरह से। पर अब उसे पता चला कि ये सारी चीजें तो उसने हे सॉन्ग की फैमिली को सपोर्ट करने के लिए की थी और तभी वो इस हालत में पहुंच चुकी है। वो उससे बोलता है कि मैं जो मरा था उसमें तेरी कोई भी गलती नहीं है, तू खुद को बिल्कुल भी दोषी मत ठहराना, क्योंकि मुझे पता है कि ये सारी चीजें तेरी वजह से बिल्कुल भी नहीं हुई है, बल्कि तूने तो मेरे परिवार का सपोर्ट किया है। अब मैं तेरे पास तो तुझे किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, मैं तेरा साथ देने आया हूँ। जुंग वॉन ये सुन के बहुत ज्यादा रोने लग जाती है, क्योंकि इतने सालों तक का उसके मन में जो गिल्ट था, जो पछतावा था, आज फाइनली उसका जवाब मिल चुका है। आज फाइनली हे सॉन्ग आके खुद कह रहा है कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं थी। हे सॉन्ग साथ में ये भी बोलता है कि मैंने गैंगचॉल का मर्डर नहीं किया, मैं एक मर्डरर नहीं हूँ। मुझे नहीं पता वो सारी चीजें कैसे हुई, पर तुझे मेरे पे भरोसा करना होगा कि मैं किसी की भी जान नहीं ले सकता। जुंग वॉन को ये सुन के राहत मिलती है कि उसका पहला प्यार हे सॉन्ग कभी भी किसी का मर्डर नहीं कर सकता। दोनों काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, पर कम से कम अब उनके पास एक दूसरे का सहारा है। और यहीं पे इस पार्ट का एंड हो जाता है।